टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। साथ ही विषय विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, वो भी लाइव। इसके लिए हम आपको दो विकल्प देते हैं। एक तो ये कि आप हमें फोन कर सकते हैं और दूसरा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले विषय के बारे में बता देते हैं, किस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही लेंगे आपके सवाल। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है शरदकालीन फूलों की खेती में समसामयिक कार्य, और दूसरा विषय जिस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स लेंगे, लीची की बागों की देखभाल। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर कोई भी आपके सवाल हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं, कोई आशंका है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा फोन डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और अगर किसी वजह से आपका फोन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलर एक साथ कॉल करते हैं तो कंजेशन हो जाता है कई बार लाइन में, तो एक और विकल्प आपको दे देते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लें, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हेलो किसान 2015@gmail.com। आप अभी हमें ईमेल करें, साथ के साथ हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शरदकालीन जो फूल हैं उनमें समसामयिक कार्य कौन कौन से हैं, और इसके अलावा लीची की बागों की देखभाल किस प्रकार करें। दो मेहमान हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बबीता सिंह है जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर बबीता वरिष्ठ वैज्ञानिक है, पुष्प विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बबीता कार्यक्रम में आपका। और आपसे हम फूलों के बारे में समझेंगे, शरदकालीन यानी विंटर फ्लावर्स जो होते हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से इस समय कृषि कार्य उनमें करने चाहिए ताकि अच्छी फसल हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। दूसरे हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर महेश धाकड़ जी हैं जो कि वैज्ञानिक है, फल वैज्ञानिक, पूर्व क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, रांची, झारखंड से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम लीची के बारे में समझेंगे, लीची को लेकर किस तरीके से हमारे किसान बागों की देखभाल कर सकते हैं ताकि अच्छी लीची उन्हें प्राप्त हो। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमने आपको ईमेल एड्रेस भी बता दिया, इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी आप जानते हैं, तो आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बबीता, आपसे जानना चाहेंगे, शरदकालीन फूलों की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से फूल हैं? देखिए, अगर हम शरदकालीन पुष्पों की बात करें तो ज़्यादातर जो पुष्प हैं वो शरदकालीन फूलों की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि अभी हम हमारे मौसमी फूल जो भी होते हैं, जो विंटर सीजन के एनुअल्स जो हैं, वो काफ़ी जो हैं प्रचलन में हैं। उसके अलावा गुलाब है जो कि आने वाले समय में फरवरी में उसमें काफ़ी अच्छे फूल हम ले सकते हैं। उसके अलावा गेंदा है, और जैसे कि गुलदाउदी है जो कि अभी फ्लावरिंग में है। उसके अलावा ग्लैडुलस भी है, और भी जरबेरा है जो कि शरदकालीन पुष्पों में काफ़ी अच्छा फूल जो है हमें प्रदान करते हैं, और किसान भाई जो हैं इनसे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कौन कौन से मुख्य फूल हैं जो कि इस मौसम में लिए जाते हैं, और आज हम विशेष तौर पर जो व्यवसायिक खेती करते हैं फूलों की किसान, उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो दोनों ही विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम बात करते हैं शरदकालीन फूलों की देखरेख से जुड़ी इस रिपोर्ट की। पारंपरिक खेती के साथ अब किसान फूलों की खेती की तरफ भी रुझान कर रहे हैं। फूल कम समय में अच्छा मुनाफा देने में कारगर है।
पारंपरिक फूलों के साथ साथ विदेशी फूलों की खेती भी की जाए तो बाजार से मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में व्यापक तौर पर फूलों की खेती की जाती है। शरदकालीन फूलों की खेती की बात करें तो गुलदाउदी की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 से 5 लाख कंदों की जरूरत होती है। वहीं गेंदा ऐसा फूल है जिसे तीनों सीजन में लगाया जा सकता है। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। पौधों की रुपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। अच्छी बढ़वार के लिए रुपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बात करें गुलाब की खेती की तो गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण, पूसा अजय। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस समय किसान ग्लैडियोलस को भी लगा सकते हैं। बाजार में इस फूल की काफी मांग रहती है। इसके कंदों को 2 ग्राम बाविस्टीन 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक डुबोकर उपचारित करने के बाद रोपें। रोपण के समय कंद से कंद की दूरी 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने शरदकालीन जो तमाम फूल हैं उनके बारे में बात की और किस तरीके से उनका रखरखाव हो वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अगर और भी कोई आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं, उनसे हम आपके सवालों के जवाब लेंगे। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश हैं। डॉक्टर महेश, जैसा कि हम बात कर रहे हैं लीची के बारे में, तो इस वक्त लीची के बाग किस स्थिति में है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अभी जो लीची के बाग हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भारत के हमारे अभी यहाँ पे फूल आना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग इस बार है। देखी जा रही है जो फ्लावर का इनिशिएशन होता है जी। और इस बार बहुत ही उपयुक्त समय पे फ्लावरिंग हुई है, सही समय पे फ्लावरिंग हुई है। तो आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं कि इस बार लीची में उत्पादन हमको अच्छा मिल सकता है। और जैसा कि देखा गया है कि अगर समय से फ्लावरिंग होती है तो जो फ्रूटिंग होती है वो भी समय पे निकल पाती है। तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे जब फ्लावर ओपन होंगे उस समय हमारा वातावरण किस तरह से रहता है उसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है कि आगे की स्थिति लीची में किस प्रकार से रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्लावरिंग इस वक्त अच्छी हुई है और उसी के ऊपर काफी हद तक जो फलत है वो निर्भर करती है। तो आगे तापमान कैसा रहता है, वातावरण कैसा रहता है, अन्य जो स्थितियां हैं वो कैसी रहती हैं, उसी के अनुरूप ही फल जो है वो हमारे किसानों को प्राप्त होंगे। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अभी स्थिति काफी बेहतर है और फ्लावरिंग काफी अच्छी हुई है। चलिए लीची पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लीची के फल अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणों के लिए जाने जाते हैं। इसमें कैल्शियम के अलावा प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। किसान लीची की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन बेहतर मुनाफे के लिए बागों को खास देखभाल की जरूरत होती है। पौधे में फलों की संख्या ज्यादा लगे, इसके लिए शुरुआती समय में पौधे को अच्छा आकार देने के लिए कटाई छटाई करनी जरूरी होती है। नए पौधों को गर्म और ठंडी हवा से बचाने के लिए लीची के पौधों के आसपास 4 से 5 साल के हवा रोधक वृक्ष लगाएं। साथ ही जब पौधा विकास कर रहा होता है उस समय सिंचाई का खास ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में नए पौधों को 1 सप्ताह में 2 बार और पुराने पौधों को सप्ताह में 1 बार पानी दे। फल बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी होती है। इस समय सिंचाई से फल में दरारें नहीं आती और फल का विकास अच्छा होता है। इसके अलावा फसल को रोगों और कीटों से बचाने के उपाय करने चाहिए। फल छेदक कीट फल के ऊपर वाले छिलके से भोजन लेता है और फल को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए बाग को साफ रखें, प्रभावित और गिरते हुए फल को दूर ले जाकर नष्ट कर दे और डाइक्लोरवास 20 मिलीलीटर दवा को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर फल बनने के समय और रंग बनने के समय छिड़काव करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए।
बिल्कुल, अभी आपने लीची पर ये हमारी रिपोर्ट देखी और अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों में समसामयिक कार्य की। इसके अलावा लीची की बागों की देखभाल कैसे करें, आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे ईमेल के माध्यम से भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और ऐसा ही एक ईमेल हमारे पास आया है, सतीश हैं आजमगढ़ से। ये कहते हैं खुले खेत में कौन कौन से फूल की खेती आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्र में की जा सकती है व्यावसायिक रूप से, जो कि फायदा दे, और गेंदा की खेती करने की विधि क्या है, ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। तो मैम क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर गेंदे की खेती की बात करें तो जो गेंदा है वो हम साल भर उगा सकते हैं, चाहे वो शरदकालीन गेंदा हो या ग्रीष्मकालीन गेंदा हो या वर्षा ऋतु का गेंदा हो। तो अगर हम अभी गेंदे की बात करेंगे तो जो ग्रीष्मकालीन वाला गेंदा है जो कि हम गर्मी में ले सकते हैं, उसकी रोपाई का ये बहुत अच्छा समय है। जनवरी फरवरी के महीने में हम गेंदे की जो नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं और इसके लिए हमें लगभग 1 kg गेंदा जो है पर हेक्टेयर की दर से हम उसका बीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसमें जो एक डैम्पिंग ऑफ नाम की रोग व्याधि होती है वो लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जहाँ भी जिस क्षेत्र पे भी हमें नर्सरी तैयार करनी है, हमें वहाँ पे बाविस्टीन का लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करें, जिससे कि डैम्पिंग ऑफ की जो बीमारी है वो नहीं आती है। और उसके बाद आप उसके ऊपर नर्सरी तैयार करें। और ये जो गेंदा होगा आपका, जो अभी आप नर्सरी तैयार करेंगे, वो आपका अप्रैल और मई के महीने में फूल दे सकता है। उसके अलावा जो आपको शरदकालीन और वर्षा ऋतु में गेंदे की जो फसल लेनी है, उसके लिए आपको सितंबर, अक्टूबर और जुलाई अगस्त के महीने में आप उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और गेंदे की फसल जो है वो साल भर ले सकते हैं। जी, नंद स्वरूप मिश्रा हमारे एक दर्शक हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? जी, अपना प्रश्न बताइए। हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले महिला बहनों को सकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मेरा प्रश्न ये आता है कि जो हमारा फूल होता है, एक खुले मैदान में हम कौन कौन से फूल लगा सकते हैं? दूसरी चीज, जो हमारा पॉली हाउस होता है उसमें कौन से फूल ले सकते हैं? और ऐसे कौन से फूल होते हैं जो हम गीले भी दे सकते हैं, सूखे भी दे सकते हैं, उसका जल बना सकते हैं, उसका इत्र बना सकते हैं, जिससे बाजार में हमको अच्छा लाभ मिल सके? हाँ जी, नंद स्वरूप जी, सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं और धन्यवाद। चलिए, अब आपका सवाल ले लेते हैं। तो बबीता जी क्या बताना चाहेंगी? जैसे कि बता रहे हैं कि खुले खेत में कौन कौन से फूल ले सकते हैं, पॉली हाउस में कौन कौन से फूल ले सकते हैं और किस तरीके से करें इनकी खेती? देखिए, अगर मैं अगर कहूँ कि अगर आपको पुष्प व्यवसाय की शुरुआत करनी है तो मैं आपको एक सुझाव दूंगी कि आप खुले क्षेत्रों से शुरू करें। और खुले क्षेत्रों के जो फूल हैं उसमें आप गेंदा, जैसे मैंने अभी बताया, गेंदे की खेती कर सकते हैं, ग्लैडुलस की खेती कर सकते हैं, रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं। और जो मौसमी फूल होते हैं, जो कि शरदकालीन फूल होते हैं और ग्रीष्मकालीन फूल होते हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर जो संरक्षित खेती की हम बात करते हैं तो संरक्षित खेती में जो व्यावसायिक पुष्प जिनका आजकल बाजार में बहुत ज्यादा मांग है, उसमें आप जरबेरा की खेती कर सकते हैं, गुलदाउदी की खेती कर सकते हैं। और जो ठंडी जगहों पर आप कार्नेशन और लिलियम की खेती भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे आनंद स्वरूप जी कौन कौन से फूलों की खेती आप कर सकते हैं और साथ ही किस तरह का तापमान या जलवायु किस फूल के लिए होनी चाहिए, वो भी अभी बबीता जी ने बताया। चलिए, अब बात कर लेते हैं लीची के बारे में और हमारे साथ महेश जी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महेश जी, लीची के बारे में जैसा कि आपने कुछ बातें बताई हैं कि अभी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि फलत आगे कैसी होगी। इस पर मैं और बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर हैं उदय प्रताप जी हमारे साथ फोन लाइन पर। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो उदय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? उदय प्रकाश जी, प्रकाश जी बताएं, सवाल बताइए। सवाल है कि पूर्वा हवा की वजह से जी लगातार 3 साल से हमारा फसल या हमारे एरिया का फसल कमजोर हो रहा है, बिल्कुल माने फल छोटा होकर वह खराब हो जा रहा है। ठीक है, कौन सी फसलें ले रहे हैं आप? लीची का फसल है, चाइना लीची जो होता है, थोड़ा लेट माने एक शाही लीची हुआ, एक चाइना लीची। अच्छा, डॉक्टर महेश, आप हमारे साथ आप सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक का सवाल? मुजफ्फरपुर बिहार से हैं ये उदय प्रकाश जी। डॉक्टर महेश को कृपया दोहरा पाएंगे? प्रश्न में पूरी तरह सुन नहीं पाया। हाँ, उदय प्रकाश जी हमारे दर्शक हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने लीची की फसल ली है और ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से तेज हवाओं की वजह से इनकी फसल बर्बाद हो रही है। और आपने कौन सी किस्में बताई है उदय जी?
उदय जी, आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? फोन शायद कट गया है। तो ये समस्या आ रही है सर, क्या करना चाहिए इन्हें? चाइना एक किस्म बता रहे हैं जो इन्होंने किस्म ली है, और एक शायद शाही किस्म बताई इन्होंने। हवा चलने की से फसल नहीं हो पा रही है, ऐसा प्रश्न था जी। पिछले 3 सालों से हवाओं की वजह से इनकी फसल बर्बाद हो जाती है। सर आपकी आवाज फलों का बगीचा लगाते हैं तो आमतौर पर उस समय ये सुझाव दिया जाता है कि जब भी आप बगीचा लगाएं उसमें बॉर्डर पे जो है प्लांटेशन जरूर करें, जो इसको विंड ब्रेक्स बोलते हैं, वायुरोधक पौधे जो होते हैं। अगर उनका प्लांटेशन इन्होंने नहीं किया हो तो निश्चित इस समय इनको काफी समस्या आ रही होगी। तो जो किसान भाई जो नया लीची का पौधा लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, उनको ये सुझाव रहेगा कि वो अपने जो मेड़ पे हैं, बॉर्डर पे हैं, उसमें लकड़ी के पौधे जो तेजी से बढ़ते हैं वो अवश्य लगाएं, जिससे कि वायु रोधक का वो काम करते हैं। और लीची के अंदर जो गर्मी के समय गर्म हवाएं चलती है, इस समय ठंडी हवाएं चलती है, उससे पौधे को सुरक्षा देते हैं। अगर ये अभी इस चीज को नहीं लगा पाए हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनका फल झड़ रहा है या फूल झड़ रहा है, तो कुछ वो स्प्रे करके इस कुछ हद तक अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। खास करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, खास करके जिंक और बोरोन का 0.2% के हिसाब से उनका ये छिड़काव करेंगे तो जो फल टिकने की संभावना है वो अधिक रहेगी। और अगर फिर भी फल ज्यादा झड़ रहा है तो ये प्लेनोफिक्स नामक एक हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि तेज हवाओं के कारण जो इनका फल झड़ रहा है वो बच सके। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सर बताया कि कुछ लकड़ियों के पौधे लगा सकते हैं जिन्हें वायु अवरोधक आप बता रहे हैं, तो कुछ हमें बताएंगे, विकल्प बताएंगे कौन कौन से ऐसे वृक्ष हो सकते हैं? के लिए उनका स्पेसिफिक पौधा वो हो सकता है, ये रीजन के हिसाब से जिस एरिया में लीची है, महोगनी का पेड़ लगा सकते हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग में आप टीक का पेड़, सागवान का पेड़ लगा सकते हैं। खास करके 2 ही किस्मों के पेड़ों को ज्यादा प्रचलन में है। और देखा जाए पॉपुलर का पौधा भी लगाया जाता है, कई जगह बकेन का भी इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर के रूप में। और थोड़ा जो स्लो ग्रोइंग भी कोई लगा सकते हैं, जैसे शीशम का हो गया है, और कई बार सेमल के प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी लगा सकते हैं जी। तो ये कई प्रकार के पौधे अवेलेबल हैं। किसान भाई अपने रीजन के हिसाब से वहाँ पे जो पेड़ प्रचलित में है उसी को लगाया जाए। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, कमल सिंह है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से में फोन लगाया है। कमल सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं गेंदा की प्रजाति के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। हाइब्रिड लगाएं या सादा लगाएं? गेंदा की किस्में जानना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्टर बबीता, गेंदा की कौन सी किस्में ले सकते हैं? हाइब्रिड के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड लें या फिर? गेंदा की बहुत सारी किस्में जो कि हमारे भारतीय कृषि पुष्प विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो IRI है, पूसा कैंपस, उसने भी कई किस्में जो हैं गेंदे की वो बनाई हैं, जिसमें कि गेंदे की अगर मैं मुख्य किस्मों की बात करूं तो उसमें पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा जो काफ़ी प्रचलन में है। इसके अलावा आजकल जो पूसा बहार, पूसा दीप और पूसा अर्पिता, ये किस्में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी किस्में हैं जो कि अफ्रीकन और फ्रेंच दोनों टाइप का गेंदा इसमें है, और इसकी जो काफ़ी जो उत्पादन है वो अच्छा है। और साल भर इससे आप गेंदे की फसल ले सकते हैं, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक, चाहे वो गर्मी में हो, बरसात में हो या जाड़े में हो, आप हर मौसम में इन की जो है वो पैदावार, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और देखिए पूसा नारंगी तो काफी अच्छे किस्म भी बताते हैं। पूसा नारंगी और पूसा बसंती तो काफी पुरानी किस्में हैं, और जो मैंने बाकी 3 किस्में बताई वो नई किस्में हैं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी शरदकालीन फूलों के ऊपर और साथ ही लीची पर हम बात करते रहेंगे। बने रहे हेलो किसान के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों में समसामयिक कार्य की और साथ ही लीची के बागों की कैसे देखभाल करें। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपके लिए हम फ्लैश कर रहे हैं, तो ईमेल का भी विकल्प आपके लिए खुला हुआ है। तुरंत आप मेल करें और साथ ही साथ हम कार्यक्रम के दरमियान ही आपके सवाल को शामिल करेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। बात करते हैं डॉक्टर महेश जी से। डॉक्टर महेश, जैसा कि हम लीची की बात कर रहे थे तो आगे आपने बताया कि फ्लावरिंग अच्छी हुई है। अब आगे इस वक्त क्या करना चाहिए हमारे किसानों को ताकि उसी के अनुसार उन्हें फसल भी आगे मिल सके? बिल्कुल, फ्लावरिंग अच्छी हुई है तो निश्चित रूप से किसानों को अभी से ही अगर उसमें समसामयिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जिससे ही फूल अभी पेनिकल आना स्टार्ट हुआ है, मंजर आना स्टार्ट हुआ है, मंजर अभी खिलेगा। तो खिलने के समय किसान भाई जैसा कि अमूमन देखते हैं कि बहुत ही मधुमक्खियों का आने का प्रचलन रहता है। तो फल अगर अच्छी तरह सेट करना है, अच्छी तरह भरना है, तो अगर हो सके तो मधुमक्खी का बक्सा अगर वो रख पाते हैं या जो मधुमक्खी पालक पशुपालक है, अनुबंधित पालक है, उनसे संपर्क करके अगर मधुमक्खी का बक्सा अपने खेत में, अपने बगीचे में रख पाएंगे तो उससे आपका जो लीची का जो फल सेट है वो काफी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये एक परागण पौधा है जिसमें परागण की आवश्यकता होती है और मधुमक्खी इसमें परागण का काम करती है। तो जो भी स्प्रे आपको करना है उस स्प्रे को फूल खिलने से पहले आप लोग कर सकते हैं। खास करके अभी देखते हैं कि फूलनाशक और एक कीटनाशक का स्प्रे करने से जो कीड़े और बीमारी हैं वो रुक जाएंगे और जब फूल खिलेंगे तब आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे साथ जी सर, एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह हैं जिन्होंने हमें गोंडा से कॉल किया, उत्तर प्रदेश से। जी आनंद प्रताप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो आनंद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी नया कुछ किस्में निकाली हुई है कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा, तो उन किस्मों का नाम बताइए जो आज के डेट में उपयुक्त हो लगाने के लिए। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? आप फूलों की बात कर रहे हैं या फिर लीची के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? लीची के बारे में। लीची के बारे में। लीची के बारे में जी जी आनंद जी, आप लीची के बारे में जानना चाहते हैं ना? हाँ जी, लीची के बारे में है जी, ठीक है। महेश जी, क्या बताना चाहेंगे? गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं ये, क्या वहां पर लीची की फसल ली जा सकती है और अगर हाँ तो कौन सी किस्में ये ले? मैं थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से। आनंद प्रताप सिंह हमारे दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा से। इन्होंने हमें कॉल किया है और ये अपने क्षेत्र में लीची की फसल लेना चाहते हैं। क्या वहां पर लीची की फसल ली जा सकती है और अगर हाँ तो कौन सी किस्मों का चुनाव करें वो? लीची का जो खेती है हमारे झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब और पंतनगर मतलब आपका उत्तराखंड तक इसकी खेती की जा सकती है। तो निश्चित रूप से अगर आसपास में कोई किसान इसका खेती कर रहे हैं या कोई लीची का पौधा है जो अच्छा फलन दे रहा है तो ये दर्शाता है कि वो जगह लीची के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार का अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है कि आपके यहाँ आसपास लीची की खेती हो रही है या कोई बहुत पुराना लीची का पौधा है तो आप निश्चित रूप से लीची की खेती कमर्शियल स्केल पे कर सकते हैं। अगर कोई लीची का खेती वहां पे नहीं हो रहा है तो भी आप एक नई ये फसल है, इसको जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। और किस्मों में हम जो देखते हैं कि इसकी जो बहुत ही फेमस किस्म है मुजफ्फरपुर में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसमें शाही किस्म है जिसको लगा सकते हैं। उसके बाद में चाइना किस्म है और पूर्वी।
तीन किस्में हमारी ट्रेडिशनल किस्में हैं, और नई किस्मों में हम देखते हैं कि स्वर्ण मधु करके एक छोटा बीज वाला किस्म निकला है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ किस्में जो हमारा एनआरसी लीची है मुजफ्फरपुर से निकली हुई है, गंडकी संपदा है, गंडकी योगिता है, उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से किस्में आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, और एक बार उन्हें आप ज़रूर लगा कर देखें, देखिए कैसा परिणाम आता है। और एक हमारे साथ और दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ जी। मैम सवाल मेरा फूलों को लेकर था। हमारे यहाँ सागर मध्य प्रदेश में काफी अच्छी फूलों की खेती होती है, पहले हम लोग करते भी थे, अभी भी होती है, कम करते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि फूलों के बारे में कि हमारे यहाँ मार्केट में मांग कम है फूलों की, या फिर उचित दाम नहीं मिल पा रहे, इस कारण से हमारे जो आसपास के जो किसान लोग हैं वो कम करते हैं यहाँ पर फूलों की खेती, और अन्य फसलों की ओर ज्यादा जाते हैं। तो इसके लिए कोई सोशल मीडिया पे किसी तरह से कुछ ग्रुप वगैरह या फिर कोई ऐसा है जिसमें हम अपने फूलों की दाम मतलब बाहर भेज के उससे अच्छी दाम पा सकें? जी बबीता जी क्या बताना चाहेंगी, मार्केटिंग कैसे करें? देखिए, अगर फूलों की मार्केटिंग की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप कहाँ पे फूल उगा रहे हैं, आपका नियर बाई एरिया, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मार्केटिंग कैसे करें। तो फूलों की मार्केटिंग की बात अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जितनी भी मंडी हैं, जो कि फूलों की मंडी, जैसे कि हम अपने दिल्ली के आसपास की जगहों की बात करें तो जो गाजीपुर की फ्लावर मंडी है, हम वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ पे फूलों को, लेकिन उनको वहाँ पर लाने और ले जाने के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन के बीच में जो उनकी देखरेख करने की बात है, उसको भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें जो उसका पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, क्योंकि वो बाजार भाव में जो आपको मूल्य है वो आपको अच्छे गुणवत्ता युक्त फूलों का ही मिलेगा। तो उसके लिए फूलों का जो पोस्ट हार्वेस्ट जो मूल्य, जो फूलों को तोड़ने के पश्चात जो उनकी देखरेख की बात है, वो भी रखना आवश्यक है। और आपका जो नियर बाई जो भी जहाँ पे भी आप फूलों को उगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी मार्केट जो बाजार है उसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, तभी आपको एक अच्छा मूल्य जो है जी। और ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दूसरे सेलर्स तक पहुंच सके, कोई ऐसा ग्रुप या फिर एफपीओ या फिर ऐसा कोई पोर्टल जहां से ये संपर्क करें? देखिए, आजकल तो अगर देखें तो ऑनलाइन फूलों का बिजनेस जो है वो भी काफ़ी मार्केटिंग जो है वो उपलब्ध है। तो जो आप ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत सारे जो कि जुड़ गए हैं, जो प्राइवेट ऐसी कंपनी हैं जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ऑनलाइन सेल भी कर रही हैं, तो आप उनके साथ भी सामंजस्य बना करके उसके तहत भी आप मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई फूलों की, और कई हमारे दर्शक अक्सर ये सवाल करते हैं कि बाजार कहाँ ढूंढे, इसका बेचे कहाँ। तो देखिए, अब हमारी सरकार एफपीओ के माध्यम से भी इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एक किसान अगर कोई फसल करता है, मान लीजिए फूलों की, जो कि पारंपरिक फसलों से अलग हैं, तो उसके लिए बाजार ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो विपिन जी, आप भी अपने क्षेत्र में देखिए कि क्या एफपीओ है इससे जुड़े हुए, और अगर नहीं है तो आप इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं, अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर महेश से। डॉक्टर महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हेलो यस जी सर, अब आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि अपनी लीची के बारे में बताया कि फ्लावरिंग के बारे में कई बार हमने अभी जिक्र किया, इस वक्त क्या किसी तरह, क्योंकि सर्दियां हैं और हम देखते हैं कि इस मौसम में कई बार बीमारियों, कीटों की काफ़ी समस्या बढ़ने लगती है, तो उससे भी नुकसान हो जाता है कई बार फसलों को। तो लीची की फसल के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? कीटों का प्रकोप काफी रहता है, और किसान भाई अगर इसको समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो काफी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और कई बार किसान देखते हैं कि नुकसान होने के बाद ही उनको पता चल पाता है कि किसी प्रकार का कीट का प्रकोप उनके बगीचे में है। तो किसान भाई से अनुरोध है कि वो समय समय पर अपने बगीचे को भ्रमण करते रहें, और किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप उनको दिखता है तो उसका प्रबंधन अवश्य करें। खासतौर पर हम देखते हैं कि
उसका प्रकोप काफी रहता है और ये एक या दो पेड़ में आता है तो काफी बड़े स्केल में पूरे बगीचे में फैल सकता है। तो जहाँ पे लीची माइट होने की शुरुआत हो चुकी है या है उस ब्रांच को, उन टहनियों को या उन पत्तों को तोड़ दे अगर कम मात्रा में है, और तुरंत प्रभाव से जो अकेरीसाइड्स का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि ये जो माइट है इसका नियंत्रण हो पाए। इस अकेरीसाइड में हम देखते हैं कि इसका मात्र 1 से 1.5 ml लीटर के हिसाब से इसका करना होता है। और देखते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे अभी नए पेनिकल्स निकल रहे हैं, मज्जर निकल रहे हैं, इसमें बहुत सारे फल जो रस चूसक कीट है उनका भी प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है। तो इस समय हम किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि प्रोफेनोफॉस का स्प्रे जरूर करें। इसकी भी मात्रा अभी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से रखने से जितने भी चूसक कीट है वो आपके खत्म हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो पेनिकल का इमर्जेंस है वो काफी अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो ये 2 प्रमुख है। और साथ में जो बीमारी का कई बार देखते हैं कि थोड़ा सा फंगस का प्रकोप लीची के पेनिकल में हो सकता है, तो इसके लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्प्रे करें। इसकी जो मात्रा रहेगी 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका एक बार स्प्रे अवश्य कर दें। ध्यान जो भी आप फंगीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं वो फूल खिलने से पहले कर लें। फूल खिलने के बाद किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय मधुमक्खी बिल्कुल परागण की समस्या हो जाएगी, को नुकसान कर सकती है। ठीक है, नौरंगी लाल हैं दर्शक, अलीगढ़ से इन्होंने हमें फोन किया है। इनका सवाल ले लेते हैं। नौरंगी लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो सर जी नमस्कार। हेलो नौरंगी लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल बताएं। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैडम, आवाज आ रही है? सवाल बताइए। मैडम जैसे लीची पर जी, तो उस पर वो कौन कौन सी डिजीज छुड़ाती है? मैडम जैसे लीची पर मक्खी शहद ले जाती है तो उन पर कौन कौन से डिजीज छोड़ाती है, डिजीज बीमारियां? बिल्कुल नौरंगी जी, बिल्कुल आपका के टाइम पर देखिए ये इस सवाल का जवाब देना तो बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर महेश, जैसा कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मधुमक्खी जो रस चूसती है, क्या वो बीमारियां भी दे जाती है, या फिर ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां दे जाती है? तो मुझे लगता है इस बात को भी थोड़ा हमारे किसानों को बताना महत्वपूर्ण है। कई बार किसानों के मन में ये आशंका रहती है कि मधुमक्खी से संक्रमण ना फैल जाए या फिर उनकी फसल पर इसका विपरीत असर ना पड़े। सही कहा आपने। मधुमक्खी एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल तक भ्रमण करती है। इस दौरान मधुमक्खी का काम सिर्फ होता है कि उसमें उसको वो अपने रस के लिए वहां पे आती है और साथ में वो हमारे जो परागण का काम करके चली जाती है। लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं कि मधुमक्खी जब भी किसी फूल पे जाती है, उसमें जाती है पेनिकल के ऊपर, तो वो स्वस्थ पेनिकल के ऊपर ही भ्रमण करना पसंद करती है। उसको पता है कि वहीं से उनको रस मिलने वाला है। तो अमूमन मधुमक्खी के द्वारा रोग फैलने की समस्या का कोई कारण नहीं है। इससे किसान भाई डरना नहीं चाहिए। मधुमक्खी जितनी रहेगी उससे आप बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे और फल का जो मात्रा रहेगी वो ज्यादा रहेगी। हम देखते हैं कई बार एक पेनिकल में आपके फल की संख्या कम हो जाती है, वो अच्छा परागण नहीं होने के कारण से होती है। तो मधुमक्खी के द्वारा बीमारी फैलने की संभावना बहुत ही कम के बराबर है, क्योंकि मधुमक्खी जो भ्रमण करेगी वो स्वस्थ पेनिकल के ऊपर ही करेगी। तो वो किसी प्रकार का बहुत ही कांटेक्ट में पत्तों के नहीं आती है, वो डायरेक्ट परागण को लेती है, रस को लेती है और साथ में उनके यानी कुल मिलाकर डॉक्टर महेश इस प्रकार की चीजों से भ्रमित ना रहे और ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम इसलिए मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि मधुमक्खियों के आने से कहीं उनकी फसल को नुकसान ना हो, वो रस चूस ले जाएंगे तो हमारे अच्छे फल नहीं होंगे, फूल अच्छे नहीं होंगे। लेकिन इसके उलट
अगर मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा है तो परागण अच्छा होगा और आपको ज्यादा अच्छी फसल मिलेगी। इसलिए मधुमक्खी पालन को भी काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर ये आपके दिमाग में है कि उससे संक्रमण फैलेगा या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी फैलेगी, तो ये भी बिल्कुल आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मधुमक्खी का अपना ये स्वभाव होता है कि वो स्वस्थ पौधे पर या फिर स्वस्थ फल या फूल पर ही बैठती है। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय है फूलों में समसामयिक कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। शरदकालीन फूलों पर चर्चा हो रही है, साथ ही आपके सवाल ले रहे हैं। इसके अलावा लीची के बागों की कैसे करें देखभाल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और ऐसा ही ईमेल एक हमारे पास आया हमारे दर्शक का, उन्होंने अभी भी हमें ईमेल किया है। लोकेंद्र रजोरा हैं हमारे दर्शक, जिन्होंने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि लीची का बाग अगर वो लगाना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी का पौधा लें जिसे वो अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो डॉक्टर महेश, हमारे दर्शक बुलंदशहर से हैं, ये अपने क्षेत्र में लीची लगाना चाहते हैं, क्या वो लगा सकते हैं और कौन सी किस्म लें? बात करेंगे, जैसे कि पहले किसान जो थे उनको भी हमने बताया था, किस्में जो प्रचलित किस्में हैं अभी वो शाही किस्म है, जो एक जल्दी फलन देने वाली किस्म है। उसके बाद में जो मध्यम अवस्था में जो मिड सीजन में फलन देने वाली वो पूर्वी किस्म है, और जो थोड़ा लेट फल देने वाली किस्म है वो चाइना किस्म है। तो ये तीन प्रचलित किस्में हैं जो चली आ रही हैं। इसके अलावा कुछ नई किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें स्वर्ण मधु है। स्वर्ण मधु जो है ये एक, इसमें जो बीज का आकार जो होता है काफी छोटा होता है, तो बेदाना ग्रुप में आता है। और इसका जो मार्केट में हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा, इसमें आपको प्राइस मिल सकता है, रेट मिल सकता है मार्केट का। उसके अलावा अभी जो एनआरसी मुजफ्फरपुर से विकसित हुई है, गंडकी संपदा है, काफी बड़ा आकार का फल होता है। उसके अलावा गंडकी योगिता है, ये भी एक डॉर्फ कैनोपी वाला प्लांट है जिसको थोड़े कम दूरी पे भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ किस्में हैं जिसको किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको नया बगीचा लगाना है। एक और दर्शक हैं हमारे साथ जिन्होंने ईमेल किया है, प्रतीक हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश से ईमेल किया है। जानना चाहते हैं लीची की खेती क्या मध्य प्रदेश में की जा सकती है, क्या वहां पर इसके बारे में विचार किया जा सकता है? जी सर। मध्य प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पे लीची की खेती हो रही है, और कई किसान
अपने इंटरेस्ट पे भी बहुत सारे किसान जो है लीची के पौधे ले जाके वहाँ पे ट्राई किए हैं और वो आज अच्छा उसमें उत्पादन ले रहे हैं। तो हम देखते थे कि पहले ही जो लीची की खेती है जो पूर्वी राज्य वहीं पे सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दौर में ये आपके एमपी में, उसके साथ में छत्तीसगढ़ है, आपका इवन कर्नाटक है और तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में भी लीची की खेती हो रही है। तो हम देखते हैं कि लीची एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे उभर के आने वाली एक फसल है, जिसको हर किसान को अपने एरिया में इसको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, या अगर पहले से वहाँ पे कुछ लीची के पौधे हैं वहाँ पे पुराने, तो आप नई किस्मों को लाके वहाँ पे लीची की फसल की खेती शुरू कर सकते हैं। जी, एक और हमारे साथ कॉलर हैं, वैद्यनाथ पांडे जी हैं, जिन्होंने मधुबनी बिहार से हमें कॉल किया है। हेलो जी सर, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी वैद्यनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये कहे हम जो मेरा लीची का पेड़ 15 वर्ष के लगभग का है। आवाज क्लियर हो रहा है? जी जी बताएं। तो लीची का पेड़ 15 वर्ष का है, उसमें फल तो अच्छा लगता है जी, लेकिन साइज बिल्कुल छोटा होता है, माने ऐसा जो यूज करने लायक नहीं हो। इसके लिए हमको क्या करना होगा? जी डॉक्टर महेश क्या बताना चाहेंगे? समझ रहे हैं हमारे बात को? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल छोटा, माने 100। हेलो हेलो वैद्यनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इनका कहना यह है कि 15 वर्ष हो गए इनके वृक्ष को, बाग को, लीची के, और फल बहुत छोटा है, साइज में छोटा है, जिसकी वजह से उनको दाम नहीं मिल पाते हैं या फिर वो कोई लाभ ही नहीं है उससे। बहुत छोटा अगर फल आ रहा है तो हो सकता है कि वो एक बीजू पौधा हो, बीज के द्वारा लगाया गया पौधा हो, जिसमें कि अमूमन यही होता है कि बीज का से लगाया गया जो पौधा होता है उसमें फल काफी छोटे आते हैं। तो अगर वो बीजू पौधा है और उससे विकसित किया गया है बीज से, तो अगर फल छोटे आ रहे हैं तो उसका कोई निवारण नहीं है, क्योंकि उसका हम बोल सकते हैं कि उसकी प्रकृति इस तरह की है कि वो छोटा फल देता है। अगर उन्होंने उन्नत किस्म को लगाया है, किसी अच्छी किस्म को लगाया है, और अगर अभी उसके उन्नत किस्म में भी अगर फल छोटे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में कमी है। आप लीची के पौधे को खाद निरंतर हर साल देना होता है, वो देते रहिए। गोबर खाद आपको देना होता है। अगर आपका 15 साल का पेड़ है तो कम से कम आपको उसमें 30 से 40 किलो गोबर की खाद बारिश के समय जरूर देना चाहिए, और उसी के साथ में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, उसको आपको कम से 3 भागों में बांट के इसको देना होता है। पहला भाग आपको जो है बारिश के पहले देना होता है, और उसके बाद दूसरा भाग आपको बारिश के बाद में, और तीसरा भाग जब फूल आना शुरू होकर फल बन जाता है तब देना होता है। तो अमूमन 15 साल का पेड़ है तो आपको डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए लगभग 1 kg का, और आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश का आधा kg का इस्तेमाल करना चाहिए, और उनको 3 भागों में बांट के आपको डालना चाहिए। अगर अच्छी किस्म है, उन्नत किस्म है, आपका 1 और 2 साल में पौधा अच्छा हो जाएगा। जी वैद्यनाथ जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि क्या समस्या आ रही है, और जो हमारे एक्सपर्ट ने, विशेषज्ञ ने आपको सलाह दी है, ज़रूर उसका पालन करें। उम्मीद करते हैं कि ये समस्या जल्द ही आपकी दूर हो जाएगी और आपको अच्छे साइज के और अच्छी रंगत के फल मिलने लगेंगे। आइए बात करते हैं फूलों पर। तो मैम, अब कौन से फूल के बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं अभी शरदकालीन फूलों की बात करूं तो जो हमारा सबसे मुख्य फूल जिसको हम गुलाब कहते हैं, तो वो गुलाब की खेती जो है वो जो भी किसान भाई करना चाहते हैं, तो जो 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक का टाइम जो होता है, उसमें हम गुलाब के अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो उसमें पहले से तैयार देसी गुलाब के ऊपर हम शील बडिंग या टी बडिंग करके इंग्लिश गुलाब की कलम, जिसको हम चढ़ाना कहते हैं, वो कर सकते हैं, जो कि उत्तरी भारत में इसकी जो वैरायटी ओडोराटा, जिसका हम रूट स्टॉक तैयार करते हैं। और अगर हम साउथ दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ पर बिना कांटों वाली निष्कंटक एक प्रजाति होती है, जिसके ऊपर हम इंग्लिश गुलाब की कटिंग जो है, बडिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा
अगर हम ग्लैडुलस की बात करें तो अभी जो है ग्लैडुलस की जो क्रॉप है वो फील्ड में किसान भाई जो भी इसकी खेती कर रहे होंगे वो लगी हुई है और अब उसमें जो है वो बड बनना प्रारंभ हो गया है। तो बड बनने के साथ साथ क्या होता है कि जो पौधे का भार होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी उसमें हम मिट्टी चढ़ा सकते हैं और उसको बांस की डंडियों से सुतली से बांध करके एक सहारा प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि जब उसमें स्पाइक आएगी तो वो गिरेगी नहीं, हवा के कारण या ज़्यादा भार के कारण वो गिरेगी नहीं। तो उसमें हम अभी मिट्टी चढ़ाने का काम और उसको स्टेकिंग का काम कर सकते हैं। जी, एक ईमेल आया है, लोकेंद्र रजोरा हैं, इन्होंने फिर से हमें मेल किया। दूसरा सवाल है इनका, ये जानना चाहते हैं, बुलंदशहर के दर्शक है हमारे, जानना चाहते हैं लीची के बाग के लिए पौधे ये कहाँ से खरीदें। तो डॉक्टर महेश, बुलंदशहर के दर्शक हैं, ये लीची का बाग लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पौधे कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। ये पौधे जो अच्छे नर्सरीज हैं, NHB एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अपने नजदीक में स्टेट डिपार्टमेंट की नर्सरीज होती हैं, KVK की नर्सरीज होती हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर इनको काफी से आ रही है, इनके आसपास के इलाकों का लीची के पेड़ उपलब्ध नहीं है, पौधे उपलब्ध नहीं है, तो आप नजदीक में जो इनको शहर पड़ सकता है, ये पौधे मुजफ्फरपुर बिहार में मिल सकते हैं, रांची में मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको पंतनगर जो है वहाँ पे इसके पौधे उपलब्ध है। पंजाब में भी आप जो PU लुधियाना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसके पौधे बिकते हैं। तो इनको इस तरह से इनके इलाके में क्या है, इनको आप भाप लेंगे, अगर नहीं मिलते तो आप इन NRC जो लीची संस्थान है वहाँ तो इसके पौधे अवश्य हर समय उपलब्ध रहते हैं। जी, और क्योंकि बुलंदशहर से है तो क्या दिल्ली से भी संभावना है, दिल्ली में भी क्या मिल सकते हैं इसके पौधे? कोई एक्रेडिटेड नर्सरीज है, इस पौधे को जरूर वहाँ पे रखते होंगे, वहाँ से ही ले सकते हैं। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों में कौन से समसामयिक कार्य हैं जिसे करना इस वक्त महत्वपूर्ण है, और साथ ही हम आपको बता रहे हैं लीची के बागों की देखभाल के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमें कॉल करें, लेंगे आपके सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों के रखरखाव की, समसामयिक कार्य की, और साथ ही कैसे आप लीची के बागों की देखभाल कर सकते हैं। एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो
मनोज पटेल जी हैं जिन्होंने हमें गुजरात से कॉल किया है। मनोज जी बताइए, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो जी मनोज जी बताएं क्या सवाल है। मनोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? हमको कश्मीरी गुलाब की कलम करनी है, लेकिन जो हम कटिंग डालते हैं हम कश्मीरी गुलाब की कलम करते हैं। हाँ जी हेलो। हाँ जी, कौन से गुलाब की बताया आपने? कश्मीरी गुलाब की। कश्मीरी गुलाब की, ठीक है। हाँ बताएं, आगे बताइए क्या समस्या है। तो इसमें ब्लैक फंगिस हो जाती है और उसकी रूट्स नहीं आती है। रूट्स नहीं आते और फंगस लग जाता है। कश्मीरी गुलाब की कलम हम डालते हैं तो मैम सूख जाती है और उसका रूट नहीं आता और जो ग्रोथ होती है। ठीक है। कश्मीरी गुलाब की ये फसल लेते हैं, गुजरात से हैं हमारे दर्शक। ये कह रहे हैं कि इसकी कलम लगाते हैं तो उस तरीके से फसल नहीं मिलती है, रूट्स नहीं आती हैं। कलम लगाते हैं तो उसका फायदा नहीं हो रहा है उससे। देखिए जो पर्टिकुलरली जो जहाँ का गुलाब की जो किस्में हैं, बेसिकली जो है एक ठंडी जगहों का अगर हम बात करें तो वो फूल है। तो अगर हम उसको हो सकता है कि गुजरात में जो वो एक वातावरण जो उसका जो एक टेम्परेचर है, तापमान है और जो उसकी अपेक्षित आर्द्रता है वो उसको नहीं मिल पाती, तो जो वहाँ पे जो उसका उत्पादन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। कि गुलाब को हमें जो फ्लावरिंग है, पुष्पन के लिए जो एक तापमान चाहिए होता है वो उसको लगभग कम तापमान पे, जैसे कि जनवरी फरवरी जो उत्तरी भारत में जो तापमान रहता है उस पे, तो उस कारण से हो सकता है कि वो वहाँ पर आपका अच्छा पुष्प जो है वो नहीं दे पाता है। तो क्या वहाँ के लिए आप कोई किस्म बताना चाहेंगे जो वहाँ के किसान ले सकते हैं? मैम क्या वहाँ के लिए कोई किस्म बताना चाहेंगे जो गुजरात की जलवायु के अनुसार हो? एक्चुअली गुजरात की जो जलवायु है उसके लिए अगर मैं कहूँगी तो गुलाब जो है एक आमतौर पर गुलाब की खेती वहाँ पर जो है वो अच्छी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान, जैसे मैंने बात की कि जो तापमान है वो एक उचित तापमान उसको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुजरात में गुलाब की खेती जो है मैं कहूँगी कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप देसी गुलाब जो कि थोड़ा वो ज़्यादा तापमान पे भी उगाया जा सकता है, तो जो देसी गुलाब है वहाँ पर उसकी खेती आप चाहें तो कर सकते हैं। देसी गुलाब में ग्रेसिन टैबलेट्स है और जो एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए जो गुलाब हैं वो उनकी खेती जो है वो आप देसी गुलाब की जो किस्में हैं उनकी खेती करी जा सकती है। जी डॉक्टर महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो 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 सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर महेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए शायद जी सर। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त फल चूसक जो कीट है उनका कई बार हम देखते हैं कि प्रकोप हो जाता है। इसके अलावा आपसे भी समझना चाहेंगे कि जैसे हम जान रहे हैं कि तापमान भी काफ़ी गिर रहा है और बिहार में भी बहुत ज़्यादा तापमान, काफ़ी ठंडक है, शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में क्या लीची के फलों के लिए, लीची की बागों के लिए विशेष कोई ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हद तक ज़रूरी रहती है? और क्या सिंचाई इस वक्त करनी चाहिए, क्या तराई जो उनको देनी चाहिए वो इस वक्त जी मुझे जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज ब्रेक हो जी। डॉक्टर महेश मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है या फिर हमारी आवाज़ उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर बबीता, आप बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि गुलाब के बारे में बताया, और अब हम एक वैल्यू एडिशन की भी बात कर लेते हैं। तो वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं फूलों में? जी एक बार वैल्यू एडिशन कैसे करें? अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें, जैसे कि देखिए हमने आज से 2 साल पहले जैसे कोरोना काफ़ी प्रभावशाली था, तो उस टाइम जो हमारा पुष्प था, जो बाजार था, उसमें पहुंच ही नहीं पा रहा था और उसके कारण से काफ़ी हमारे फूल जो है वो किसान भाइयों के बर्बाद हो गए। तो उस कंडीशन में अगर हम वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन की बात करें, तो बहुत सारे पुष्पों के जो मूल्य संवर्धित जो उत्पाद हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि प्राकृतिक रंग हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो एसेंशियल ऑयल और
निकाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम हर्बल उत्पाद बनाने में या विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो फूलों से मूल्य संवर्धित में अगर हम गुलाब की ही बात करें तो गुलाब से हम विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि गुलकंद है, गुलरोगन है, पंखुड़ी जो कि उसका रोज शरबत जिसके हम नाम से हम उसे जानते हैं, गुलरोगन और गुलाब जल भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम गेंदे की बात करें तो गेंदे से भी जो उसके खुले फूलों के अलावा बहुत सारे कुक्कुट उत्पादन में और हर्बल उत्पाद उससे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, ताकि हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल सके। और हमारे साथ डॉक्टर महेश भी लगातार बने हुए थे, जिन्होंने लीची के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कई सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे किसानों तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। डॉक्टर बबीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आई और शरदकालीन फूलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा जो विषय है वो क्या है, कल का विषय आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है रबी दलहनी फसलों की देखभाल और साथ ही प्राकृतिक खेती करें मृदा में सुधार, यानी प्राकृतिक खेती से कैसे आप मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं, इस पर भी हम कल बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपके लिए उपस्थित हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, आप सारे आईडी देख सकते हैं। आप हमें फॉलो करें, अपने सवाल भी हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर नंबर, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप हमें कॉल करें और अपने सवाल यहाँ रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और लेंगे उनके जवाब। आप हमारा ये कार्यक्रम चाहे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप दोबारा इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और सीधा आप हमारे हेलो किसान कार्यक्रम पर पहुँच जाएंगे यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, DD किसान चैनल, ये हमारा यूट्यूब ID है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।